तो आज हम आवर्त सारणी के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लवेजियर ने तत्वों को धातु एवं अधातु के आधार पर अलग अलग कर दिया था। मतलब उस समय जितने भी धातु एवं अधातु ज्ञात थे उनको धातु और अधातु के आधार पर अलग अलग कर दिया था। परंतु सबसे पहला हम मान सकते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण डॉबेराइनर ने किया, जो अच्छा वर्गीकरण था। मतलब डॉबेराइनर ने देखा कि तत्वों तथा उनके परमाणु भार में एक सार्थक संबंध है, यानी तत्वों और उनके परमाणु भार, कोई भी तत्व है और उसका परमाणु भार, उसमें एक खास संबंध है। तीन तत्वों का समुच्चय बना सकते हैं जिनके गुण समान तथा बीच वाला तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत है। यानी कि 3 ऐसे तत्व लेंगे जिनका गुण समान है और उनको उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तब जो है पहले तत्व और तीसरे तत्व, पहले और तीसरे तत्व का जो एवरेज परमाणु भार होगा वो होगा बीच वाले तत्व के परमाणु भार के आसपास। कैसे? मतलब जैसे कि डॉबेराइनर के 3 तरीक है। पहला तो है लिथियम, क्लोरीन, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला तरीक क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा तरीक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और तीसरा तरीक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये पहला तरीक है। तो लिथियम और पोटेशियम यानी कि 39 + 7/2 यानी कि हो गया 46/2 यानी कि 23 परमाणु भार किसका है? सोडियम का है। इसी प्रकार से क्लोरीन और आयोडीन का देखते हैं, 127 + 35.5/2, तो ये हो जाएगा 81.25। यहाँ पे लिखा है 81.25, यानी कि ब्रोमीन का 18 होता है परमाणु भार, 81.25 आ रहा है। उस वैसे ही कैल्शियम का 40 + 137 हो जाएगा अपना /2 करेंगे तो हो जाएगा 88.5। 88.5 स्ट्रोंशियम का कितना होता है? 88 होता है। तो 3 तरीक है डॉबेराइनर की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। डॉबेराइनर के तरीक में बस 3 ऐसे तत्वों का समूह था जिनके गुण समान हो। ठीक है, गुण समान है तो ऐसे 3 तत्वों को लिया और उसमें जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो व्यवस्थित किया, तो पहला और तीसरे तत्व के परमाणु भार का एवरेज जो है वो बीच वाले तत्व परमाणु भार के एवरेज के आसपास आ रहा है। जैसे 80 का 81.25 है, 23 का 23 ही आ गया, 88 का 88.5 आया, इस टाइप से। एक अधिक तत्वों के लिए यह अधिक तत्वों के लिए सफल नहीं रहा, पर स्पष्ट हो गया कि तत्वों, गुण और परमाणु भार में संबंध है। मतलब ये ज़्यादा 3 ही तरीक बना पाए, परंतु इससे ये तो पता चल गया कि तत्वों के गुण और परमाणु भार में कुछ संबंध है। उसके बाद अगला नियम आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। जॉन न्यूलैंड ने कई नई प्रणाली दी जिसके अनुसार समान गुणों वाले तत्वों को समूहबद्ध किया जा सके। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। जैसे संगीत में सा रे गा मा पा धा नी फिर सा आता है ना, उसी प्रकार से। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे लिथियम, अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सोडियम। लिथियम और सोडियम के गुण समान है करीब करीब, दोनों क्षारीय धातु हैं, दोनों क्षारीय धातु हैं। फिर यहाँ से 8वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां पोटेशियम के गुण यानी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण समान है। तो इसी प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम था कि कोई भी, अगर हम जितने परमाणु ज्ञात थे उस समय उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पहला जो हम जैसे लिथियम को चुन रहे हैं अभी पहला, तो उसके बाद जो 8वां तत्व रहेगा, मतलब 8वां तत्व रहेगा, उसके गुण लिथियम से मैच खाएंगे। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वां, लिथियम के बाद 8वां तत्व कौन सा है? सोडियम और लिथियम के गुण मैच खाते हैं। वैसे ही सोडियम के बाद 8वां तत्व पोटेशियम है, तो सोडियम और पोटेशियम के गुण मैच खाते हैं। सोडियम लिथियम से 8वां तत्व तथा पोटेशियम सोडियम से 8वां तत्व है, तीनों गुण समान है। तो इसी प्रकार बेरिलियम से 8वां तत्व मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करता है। असफल रहा, 40 से ऊपर वाले तत्वों की आवर्तीता प्रदर्शित नहीं करती, यानी कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया था, कैल्शियम के बाद ये वाला फेल हो गया। साथ ही अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे लागू नहीं किया जाए, और उसके बाद जो अक्रिय गैसों की खोज हो गई उसके बाद ये पूरा फ्लॉप हो गया। उसके बाद तीसरा लोथर मेयर की व्यवस्था। लोथर मेयर की व्यवस्था में क्या है?
लोथर मेयर ने तत्वों के मूलभूत गुणों जैसे परमाणु आयतन, गलनांक, क्वथनांक का अध्ययन किया। इन गुणों में से परमाणु आयतन का किसी तत्व के परमाणु भार के साथ ग्राफ आरेखित किया। क्या किया उन्होंने? परमाणु आयतन का परमाणु भार के साथ एक ग्राफ बनाया। ये गूगल में मिल जाएगा, ये होगा तो मैं लगा भी दूंगा इसमें। परमाणु भार का परमाणु आयतन के साथ एक ग्राफ बनाया, ठीक है। उस ग्राफ में क्या देखा? जिन तत्वों के गुणों में समानता होती है उनकी वक्र पर स्थिति भी समान होती है। मतलब अगर वक्र में ऊपर आ रहे हैं, शीर्ष पर आ रहे हैं कोई तत्व, तो उनके गुणों की भी समान होंगी। एक फॉर्मूला भी होता है परमाणु आयतन और परमाणु भार बटे घनत्व। ये लोथर मेयर की व्यवस्था का ही भाग है। तो प्रबल विद्युत धनी तत्व, क्षारीय तत्व, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वक्रों के शीर्ष पर पड़ते हैं। मतलब ये जो तत्व है ना, प्रबल विद्युत धनी तत्व, ये वक्र के शीर्ष पर पड़ते हैं। कम विद्युत धनी तत्व, क्षारीय मृदा तत्व जैसे Mg है, Ca है, Sr है, Ba है, वक्र के उतार पर पड़ते हैं। मतलब जो शीर्ष पर पड़ रहे हैं वो प्रबल विद्युत धनी तत्व, उतार पे जो पड़ रहे हैं वो कम विद्युत धनी तत्व थे। उसके बाद हेलोजन तत्व, अपना फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वक्र के चढ़ाव पर। और आठवें समूह के तत्व वक्र के निम्नस्थ पर पड़ते हैं। आठवें समूह, इस आधार पर यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित कर उनके परमाणु भार के सापेक्ष उनके परमाणु आयतन को आरेखित किया जाए तो समान गुणों से युक्त तत्व समान स्थितियों में पड़ते। मतलब जो वक्र तैयार हुआ परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच, उसमें वक्र में शीर्ष पर वही तत्व थे जो जिनमें समान गुण थे, उतार पर वही तत्व थे जिनमें समान गुण थे, और निचले स्तर पर भी वही तत्व थे जिनमें समान गुण थे। इसे लोथर मेयर ने एक नियम के रूप में दिया। तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन। क्या दिया? तत्वों के परमाणु आयतन, तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है। यह दिया लोथर मेयर ने। बाद में संशोधित कर कहा तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बाद में संशोधन किया, कहा तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह वर्गीकरण अच्छा था। उसी वर्ष मेंडलीव ने इसे और सरल रूप में दिया। यह वर्गीकरण बहुत अच्छा था, परंतु मेंडलीव ने इसे और सरल रूप में दे दिया। तो अब है चौथा, मेंडलीव की आवर्त तालिका, और ये इंपॉर्टेंट भी है मेंडलीव की आवर्त तालिका। इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या दिया इन्होंने? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के भौतिक गुण जो होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये दिया मेंडलीव ने। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुणधर्म वाले तत्वों की एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। ये कुछ मेंडलीव न्यूलैंड के नियम से मैच खाता है, परंतु इसमें और भी सुधार किया गया है। परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर तत्वों को एक तालिका में समूहबद्ध किया जिसे मेंडलीव ने आवर्त तालिका नाम दिया। समान गुणों से युक्त तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया जिसे वर्ग या समूह नाम दिया। अब इनके हिसाब से समूह में समान गुण वाले तत्व होने चाहिए थे। 36 पंक्तियों को आवर्त कहा। वर्ग क्या है? जो वर्ग है वह स्तंभ पंक्तियों को वर्ग कहा और 36 पंक्तियों को आवर्त कहा। मेंडलीव को अपनी आवर्त तालिका पर इतना विश्वास हो गया कि जिन तत्वों की खोज तक नहीं हुई थी उनके लिए उन्होंने अपनी आवर्त तालिका में रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तत्वों का यह वर्गीकरण आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। आवर्ती वर्गीकरण कहलाया। और मेंडलीव को अपनी आवर्त तालिका पर इतना विश्वास है कि उन्होंने कई जगह स्थान छोड़ दिया जहाँ भविष्य में तत्व हो सकते हैं, खोज हो सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त तालिका का प्रमुख लक्षण। आधुनिक मेंडलीव की आवर्त तालिका में 9 स्तंभ। मेंडलीव की आवर्त तालिका में 9 स्तंभ। मेंडलीव की आवर्त तालिका में 9 स्तंभ है जिनको समूह कहा जाता है। यह समूह I 2 3 4 5 6 7 8 तथा 0 समूह कहलाते हैं। रोमन में दर्शाया जाता है, रोमन लैंग्वेज में इनको, और 0 समूह कहलाते। 7 36 पंक्तियाँ कहलाती है। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन MCQ में कि मेंडलीव की आवर्त तालिका में कितने वर्ग या कितने समूह हैं या कितनी आवर्त हैं। तो आवर्त जो है 7 36 पंक्तियाँ हैं, 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं। 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं मेंडलीव की आवर्त तालिका में। पहला, प्रथम 7 समूह के उप समूह में बांटा गया जिन्हें A तथा B कहा गया।
अब पहले 7 समूहों को उप समूह में बांट दिया जिन्हें ए और बी कहा गया। उप समूह ए बाईं ओर तथा बी दाईं ओर रखा गया। उप समूह को ए को बाईं ओर, बी को दाईं ओर रखा गया। समूह 8 में कुल 9 तत्व रखे गए। समूह 8 में कुल 9 तत्व रखे गए जिन्हें त्रिक में रखा गया। समूह 0 में निष्क्रिय गैसों को रखा गया। मतलब समूह 0 में निष्क्रिय गैस, यानी निष्क्रिय गैस मतलब क्या, नियॉन, जिनॉन, इस टाइप का। उप समूह ए तथा उप समूह बी के तत्व आवर्त 4, 5, 6, 7 में अस्तित्व में आते हैं। उन्हें स्पष्ट पहचाना जा सके इसके लिए उप समूह ए का तत्व डिब्बे के बाईं ओर और ऊपर तथा उप समूह बी का तत्व दाईं ओर नीचे लिखा जाता है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं। मेंडलीय आवर्त तालिका का महत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। मेंडलीय आवर्त तालिका का महत्व समझाइए। तो अध्ययन के लिए पहला, रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन। चूंकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया है, अतः यदि हम किसी एक तत्व के गुणों का अनुमान लगाना चाहते हैं तो उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों में से हम यह कह सकते हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि हम अनुमान लगाना आसान हो गया कि जैसे हमको सोडियम का गुण पता है तो हम पोटेशियम का गुण बता सकते हैं कि उसमें ये गुण होगा करके। अब नए तत्वों की भविष्यवाणी, मेंडलीव के समय तक मात्र 56 तत्व ज्ञात थे, इसलिए इन तत्वों को समूहबद्ध करते समय उसने आवर्त तालिका कई रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ताकि नए तत्वों की खोज के बाद उन्हें उस स्थान पर रखा जा सके। साथ ही उन्होंने इन तत्वों गुणों के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। उदाहरण, स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के बारे में बताया था, सत्य हुआ। क्या हुआ, जब इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, अपना तालिका बनाया, तब उन्होंने कई स्थान रिक्त छोड़ दिए क्योंकि उनको पता था भविष्य में इनमें तत्व आएंगे। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के बारे में जो बताया था वो सत्य हुआ क्योंकि समूह के गुण समान होते, इसलिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें उस तत्वों के बारे में बताई थी जो कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के साथ सत्य हुआ। तो इस बारे में भी मेंडलीव की आवर्त तालिका का महत्व है। तीसरा, परमाणु भारों का संशोधन। मेंडलीव ने अपनी आवर्त तालिका की सहायता से कुछ तत्वों परमाणु भारों में संशोधन भी किया। उदाहरण, बेरिलियम का परमाणु भार, बेरिलियम परमाणु पहले 13.5 माना गया था क्योंकि इसका तुल्यांक भार 4.5 संयोजकता 3 मानी गई थी, किंतु मेंडलीव ने बेरिलियम की संयोजकता 2 मानकर उसका परमाणु भार 9 तय किया। ऐसा करने पर उसे उचित समूह में रखा जा सका। लिथियम परमाणु भार 7 Ia तथा बोरॉन परमाणु भार 11 Ia, ट्रिपल IA। ठीक है, अनुसंधान में सहायक है। मेंडलीव की आवर्त तालिका की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ कैसा व्यवहार, रासायनिक क्रिया करेगा, जिससे अनुसंधान में सहायता। अब जब हमको किसी तत्व के गुण पता है तो हम अनुसंधान में पता कर सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर सकता है या किस टाइप का रिएक्शन करेगा। तो उस प्रकार से अनुसंधान में भी मेंडलीव की आवर्त तालिका सहायक हुई। ठीक है, पर मेंडलीव की आवर्त तालिका में बहुत से दोष भी है। मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष, पहला तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके गुण क्षारीय समूह धातुएं तथा समूह हैलोजन से मिलते हैं। मतलब हाइड्रोजन H+ भी बनाता है, H- भी बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो हाइड्रोजन की स्थिति ऐसी थी कि वो क्षारीय समूह के समान भी गुण दिखाता था और उसके गुण हैलोजन समूह के गुणों से भी मिलते थे। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन को किस स्थान पर रखें इसका समाधान नहीं किया जा सका, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। वैसे तो 1 नंबर पे रख देते थे, पर इसको आवारा तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके गुण हैलोजन से भी मिलते हैं, इसके गुण क्षारीय समूह से भी मिलते हैं, तो इसे किस जगह रखा जाए ये निश्चित नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन आता है MCQ में कि आवारा तत्व कौन सा है इनमें से, या किसे कहते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन आएगा कि हाइड्रोजन आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। फिर समस्थानिक की स्थिति। समस्थानिक मतलब वो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो पर न्यूट्रॉन के कारण उनके भार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का हमारा ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब आता है ना, वो क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बन जाते हैं उसके। अब यहाँ पे परमाणु भार के आधार पर हम कार्य करें तो समस्थानिक में परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो अब समस्थानिकों को कैसे मेंडलीव की परमाणु आवर्त तालिका में स्थान दिया जा सके। कई तत्वों के समस्थानिक होते हैं।
जिनके मान अलग अलग होते हैं परमाणु भार के। ऐसे में यदि उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो आवर्त तालिका बिगड़ जाती है। ठीक है, अतः इन्हें एक ही स्थान पर रखा गया तथा इन्हें समस्थानिक कहा गया। थर्ड, गुणों की समानता की प्रधानता देना। मेंडलीव ने आवर्त नियम तथा तालिका को तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, किंतु तत्वों को किसी विशेष के लिए गुणों की समानता को प्रमुख माना। नहीं तो पोटेशियम 39.1 को आर्गन 39.9 के पहले रखने से समूह का स्वरूप ही बिगड़ जाता। मतलब इन्होंने क्या किया, भले बोला कि परमाणु भार के आधार पर किया है, परंतु इन्होंने सबसे मेन रखा कि गुणों में समानता होनी चाहिए समूह में, ना कि परमाणु भार। तो इन्होंने क्या किया, पोटेशियम को ऑर्गन के बाद रखा है। पोटेशियम को ऑर्गन के पहले रखने से परमाणु भार का स्वरूप बिगड़ जाता है, इसलिए ऑर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। इसी प्रकार मेंडलीव ने टेलुरियम 127.6, आयोडीन 126.9 के पहले रखा, क्योंकि भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बोले तो आयोडीन पहले आना चाहिए था, इसी प्रकार से पोटेशियम पहले आना चाहिए था, परंतु उन्होंने गुणों को प्रधानता दी और आर्गन को पहले रखा और टेलुरियम को पहले रखा, ताकि उस समूह में उसी गुण वाले तत्व रह सके। चौथा, लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड की स्थिति। लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व तथा एक्टेनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को उसी स्थान, समूह तथा क्रमांक 6 तथा 7वां आवर्त पर रखा गया, जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं था मेंडलीव के पास। फिर एक जैसे तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाना। सिल्वर तथा थैलियम, बेरियम तथा लेड तथा कॉपर तथा मरकरी आपस में समानता रखते हैं, फिर भी उनको अलग अलग समूह में रखा गया। ये भी एक प्रॉब्लम है मेंडलीव की आवर्त तालिका के साथ। फिर असमान तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना। यद्यपि एक समूह को 2 या उपसमूह में विभाजित कर दिया गया, फिर भी इन 2 उपसमूह ए तथा बी में रखे गए तत्व आपस में कोई समानता नहीं रखते थे। जैसे कि Ia समूह के तत्वों के समान क्षारीय धातु Li, Na के आदि मुलायम धातु, जबकि Ib समूह के सिक्कीय धातु Cu, Ag तथा Au कड़े होते हैं तथा इनका उपयोग सिक्के बनाने में होता है। तो इन दोनों को साथ में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर 8वां समूह VIII के 9 तत्वों कि किन समानताओं के आधार पर एक ही जगह रख दिया गया तथा 3 त्रिक बना दिए गए, इसका उत्तर मेंडलीव के पास नहीं था। 8वें समूह में जो उन्होंने समूह 8 के 9 तत्वों के किन समानताओं के आधार पर एक ही जगह पर रख दिया तथा 3 त्रिक बना दिए, इसका उत्तर मेंडलीव के पास नहीं था। फिर आवर्तिता का कारण। मेंडलीव ने इन तत्वों के मध्य आवर्तिता का कारण को नहीं समझाया। मेंडलीव ने यह तो बता दिया आवर्तिता है, परंतु उसके कारण को नहीं समझाया। परमाणु क्रमांक तथा आधुनिक आवर्त नियम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक तथा आधुनिक आवर्त नियम, ये अभी सबसे लेटेस्ट है। आवर्त मतलब जो परमाणु पहले मानते थे परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परंतु अब मानते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि ज़्यादा सही है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।